लिख लो क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 4 पार्ट 1 रासायनिक बलगतिकी पाठ का नाम है। आज 1 घंटा तक शायद हम लोग इसी का करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। आज पूरा सीख जाएंगे आप। काफी चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे। पहला हेडिंग आपका रहेगा रासायनिक बलगतिकी। इसको कहते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। ये कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये पाठ में पहले हमने के जन बात पढ़ना है उसका नाम होगा रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले पाठ के हेडिंग के बारे में जाने, रासायनिक बलगतिकी। तब तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ के आए हैं ना, मानवा अभिक्रिया जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी के बारे में जो पढ़ेंगे आप तो कहेंगे कि रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग माने कितना रफ्तार से उत्पाद बनाता है तथा इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कारक क्या होता है? जब सांद्रता बढ़ाते हैं, सांद्रता का मतलब जब उसकी मात्रा बढ़ा, नमक की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया तेज़ी से होती है, ताप बढ़ाते हैं तभी तेज़ी से होती है, यही कारक होता है। तो पहले लिखते हैं, देखो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के वेग लिखना और इसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी समझ रहे हैं ना? जो अभिक्रिया का वेग होता है ये आपका A प्लस B, इधर बन गया C प्लस D। ये अभिकारक, ये नहीं होगा अभी उत्पाद। आगे लिख लो। तो लिख लो अभिकारक। अंग्रेजी में सुखा का आता है रिएक्टेंट। आप लोग याद भी होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक। चावल बनाते हैं, चावल बनाने के लिए आप माने चावल का मतलब पका हुआ चावल बनाने के लिए इसको भात कहते हैं। तो पहले चावल और पानी लेते हैं, और चावल और जो पानी होगा अभिकारक होगा, और जो बन करके भात तैयार होगा उससे क्या कहते हैं?
तो ये अभिकारक है। देख रहे हो ये प्लस बी, मैंने जो देख रहा हूँ यहाँ पर ये प्लस बी जो लिखा गया इसको अभिकारक कहते हैं, मत भूलना इसको। ठीक है, मिटा देना ऊपर वाला। चलिए अब हम लोग आते हैं अभिकारक के बाद उत्पाद। प्रोडक्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, सब अंग्रेजी में भी लिखते चलेंगे। प्रोडक्ट, इसलिए अभिकारक को आर से डिनोट किया जाता है। देखो रिएक्टेंट कहा जाता है। तो कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में, याद है ना उत्पाद के मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है से उत्पाद कहते हैं। जो बनता है, जो मन बनता है, जैसे C+D है ना, ये रिएक्शन के बाद लिखा गया था ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर लिखता है A+B, अब बन गया आपके पास C+D। जो C+D देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। इसलिए उत्पाद जो बनता है उसको P से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हो गया। अब देखो वेग के आधार पर, हालांकि रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। इसके आधार पर, वेग के आधार पर, तो वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार मिटा देना। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, वेग के आधार पर अभिक्रिया। इसको भी अंग्रेजी में लिख लेना, लिखना कि टाइप ऑफ रिएक्टेंट, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो देखो बता दें आपको कि वेग के आधार पर जो अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है। एक आपका होता है तीव्र अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जो बहुत तेज होती है, तेज़ी से 10 मिनट में 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। वो अभिक्रिया जो बहुत तेज़ी से होती है तो उसको हम लोग तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, बहुत तेज़ी से होगी। एक होता है एक होता है मंद अभिक्रिया, तो अभिक्रिया जो धीमा होती है, जिसको पूरा होने में समय लगता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, तो इसको मंद अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है अति मंद अभिक्रिया, तो और धीमा होता है, बहुत धीमा होता है, इतना धीमा होता है कि कई वर्षों तक लग जाता है एक रिएक्शन को पूरा होना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया। समझे ना, अभिक्रिया कितने प्रकार के, 3। कौन कौन, तीव्र, तीव्र का मतलब बहुत तेज़ी से होगा। दूसरा होता है आपका मंद, जो धीमा धीमा होता है। और तीसरा होता है अति मंद, जो इतना धीमा होता है कि कई वर्षों तक लग जाता है। तब वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आज याद कर लेना, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। अब बारी बारी से हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो पहला लिखते हैं तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। मिटा देना, अच्छा नीचे वाला लिख लो पहले। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं, तीव्र को कहते हैं फास्ट रिएक्शन।
अच्छा, केमिस्ट्री पूरा आपको क्लियर हो रहा है ना, दिक्कत नहीं ना हो रही है? हाँ, तो एक लवा अभिक्रिया व रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से कम समय में ही पूर्ण हो जाती है तो इसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जो बहुत तेजी से होती है, जो बहुत तेजी से होती है, जो 1 सेकेंड से कम समय में ही पूरा हो जाती है, कम समय में ही पूर्ण हो जाती है, तो उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम लक्ष्मी रूप में आना, काली माई के रूप में आना, तो सब होता है ना, उदाहरण लिख सकते हैं। बड़ा फास्ट क्रिया होता है बाबू। जौन तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होगा वह क्रिया बहुत तेजी के साथ होगी। NaCl ले लो, प्लस KOH ले लो, बड़ा फास्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील जानते ही होंगे क्या होता है, पोटेशियम, यानी इससे कम सोडियम होता है। तो जब दो का तत्व बहुत क्रियाशील होता है तो क्रिया तो फटाफट हो गया ना। जैसे बहुत इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट है तो कंपटीशन में बैठता तो फटाफट उस सवाल लगा लेता, तो आपका बनेगा KCl वानिता का नियम कहता है, के लेकर भागी इंदिरा के, कोई को रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, एकदम ही लेके जाएगा, कहा कि Na सब तेज है क्रियाशील होता है के, तो इसको लेके जाएगा तो कहेगा जा ले जा, हम वो लेके जाओ तारा वाला पता, तो प्लस Na हो जाए, बराबर हो जाए। यही आपका होता है जिसका नाम होता है तीव्र अभिक्रिया। प्राग लिखिए, अति मंद अभिक्रिया जो होगा इसको कहेंगे अति के अंग्रेजी में वेरी, मंद के स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो क्या होगा, क्या कहेंगे अब इसमें, वह अभिक्रिया जो बहुत धीमा होती है, जिसको पूरा होने में कई वर्षों का समय लग जाता है। पता लीजिए, वह अभिक्रिया जिसकी वेग बहुत कम होता है, तथा इससे पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है, तो इसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अति मंद अभिक्रिया का। तो उदाहरण में देखो, जो क्रिया बहुत, लोहे में जंग लगना, लोहे में देखते हो कितना टाइम लगता है, ये थोड़ा बाद लोहा रख दिया कल जंग लग ना, टाइम लगता है उसमें। तीसरा लिखना मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। आज सावन का अंतिम शुक्रवार है, समाप्त हो रहा है आज। वह अभिक्रिया जिसे पूरा होने में कुछ समय लगता है, तो उसे
मंद। इसके उदाहरण में देख सकते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का नाम सुने हैं ना? मैंने 10-20 मिनट के समय में टूट जाता है। इस तरीके से बता सकते हैं। इस पाठ में हम लोग को मंद अपक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। नोट में लिख लेना कि इस अध्याय में मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ना। बात समझ रहे हो? किसके अभिक्रिया के बारे में? मंद का मतलब होता है बहुत धीमा होता है। तो इसमें हम लोग मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत जल्दी भी पूरा नहीं होता है और बहुत ही समय भी नहीं लगता, दोनों को। अब हम लोग को पढ़ना है अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, बताने के लिए सब लोग बिठा दें इसको। तो आइए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इसके बारे में जिक्र करेंगे, उसका नाम होगा अभिक्रिया का वेग या दर। अभिक्रिया का वेग या दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन लीजिए, R है, ये P है। वेग, दर या वेग, आप अपने ज़िंदगी में बहुत वेग देखे होंगे और आप जानते भी होंगे कि वेग जो होता है दूरी बटा समय को कहते हैं, या वेग विस्थापन बटा समय को कहते हैं। तो वही बात यहाँ भी लागू होने वाली है। वो तो फिजिक्स की बात थी, केमिस्ट्री की बात नहीं। तो यहाँ अगर R की मात्रा लिखेंगे तो dr बटा dt लिखेंगे। dr का मतलब, R का मतलब अभिकारक, खाली R रहेगा तो अभिकारक, लेकिन dr रहेगा तो अभिकारक में परिवर्तन, और dt है तो समय लिखेंगे। आशीष तारहन खराब हो गई, स्टूडेंट के ना होकर dr बटा का हो गया dt। तो dr खाली r लिखेंगे तो उसको अभिकारक कहेंगे, dr लिखेंगे तो अभिकारक में परिवर्तन, dt आपका समय। तो आप अभिकारक में परिवर्तन और समय के अनुपात को भी अभिक्रिया का वेग या दर कह सकते हैं। और सही भाषा में अगर लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो एकांक समय में, एकांक मतलब 1 सेकेंड में, एकांक समय में अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे भी अभिक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उससे भी हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से पूरा पाठ आपका रिलेटिव है। मैं क्या बोला? dr बटा dt, और आप p लिखेंगे तो आप लिखेंगे dp बटा dt। dp, p क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद। खाली p लिखेंगे तो उत्पाद हो जाएगा, और dp लिखेंगे तो उत्पाद में परिवर्तन होगा, तो dp बटा dt। तो एकांक समय में उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को भी हम अभिक्रिया का क्या कहते हैं? वेग। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि समय के साथ r की मात्रा घटती है, इसलिए r के आगे माइनस लगाया जाता है, घट रहा है। ये 10 किलो रखोगे, 1 सेकेंड के बाद अगर मान लो, तो हम बता रहे समझा, यहाँ पर अभिकारक की मात्रा है 10,
और उत्पाद का मात्रा 0 कब, जब टी का मान 0 होगा। टी का मान 0 का मतलब ये हुआ कि अभी अभिक्रिया शुरुआत नहीं हुई, शुरू नहीं हुई है। जो अभिकारक आप लिए हैं वही अभिकारक अभी यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन अब क्या करना है, आपने टाइम बराबर 1 सेकेंड ले लिया। टाइम कितना ले लिया, 1 सेकेंड। तो अब जो अभिकारक होगा घटेगा, उत्पाद में बदलेगा। अब बनना शुरू, मान लो टी बराबर हमने 2 ले लिया तो 6 रहेगा, 4 रहेगा। टी बराबर हमने 3 ले लिया, 4 रहेगा, 6 बना। टी बराबर हमने 4 ले लिया तो ये 2 बना, ये 8 बना। टी बराबर हमने 5 लिया, ये 0 बना, ये 10 बना। तो आप देखिए प्रोडक्ट है सब, ये उसको उत्पाद कहता है। इसकी मात्रा समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर अभिक्रिया का वेग पूछेगा तो दोनों हिसाब से मिलेगा। तो थोड़ा सा लिखते हैं, लिखो अभिक्रिया का वेग या दर का परिभाषा। आर को क्या कहते हैं, संदर्भता। इसको तो लिखो एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर का। अच्छा, हम आपको बता दें इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। कितना देगा, 20 है। खैर जो चाहेगा वो सब लोग प्रदर्शित करें। इसका सूत्र लिख सकता है कि सूत्र में अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। आप इसको चाहें तो माइनस यहाँ R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। आप इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं डेल्टा R2 माइनस देखा होता है अभिक्रिया का वेग का सूत्र उत्पाद के पदों में तो डेल्टा P बटा, अभी तो प्लस का चिन्ह है क्योंकि समय के साथ P का मान बढ़ रहा है, हो जाएगा P2 माइनस P1 बटा में डेल्टा T। कुछ शब्द आपके पास है जिसका आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर दोनों एक ही बात होता है। समय के साथ जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसी को हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। अगर थोड़ा सा नोट पॉइंट में बना के लिख लेना कि पहला कि अभिकारक की सांद्रता को ऋणात्मक लिया जाता है क्योंकि इसका मान समय के साथ घटता है। दूसरा लिख लेना उत्पाद के परिवर्तन को हमेशा धनात्मक लेते हैं क्योंकि इसका मान, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है आज ना जी। पंखा भी चल रहा है, दोनों में अच्छा तो देख लेना ये बात करा के देख लीजिए। पहले देते हैं औसत वेग
या द एवरेज वेलोसिटी और रेट माने दर, वेलोसिटी माने वेग। अच्छा देखो, अभी आप खाली वेग पढ़े थे ना, रासायनिक अभिक्रिया का वेग तो आपने क्या कहा था, एकांक समय में अभिकारक के सांद्रता या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लेकिन जब औसत वेग पूछेगा तो एक निश्चित समय में, कोई ना कोई समय होना चाहिए, एक निश्चित समय में अभिकारक के सांद्रता या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को हम लोग औसत वेग कहते हैं। हालांकि इसको भी ए भी से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब क्या हो गया, वेग, एवरेज का मतलब हो जाएगा औसत। इसका मात्रा का आप याद भी होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। अभी निकाल के मैं बता भी देता हूँ आपको। इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो क्या कहा मैंने औसत वेग के लिए कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 2 घंटा 10 घंटा 5 घंटा 15 घंटा जौन भी होगा, एक निश्चित समय में रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रता में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो लिख लेते हैं, लिखो, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रता या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग या औसत दर कहते हैं। औसत वेग या औसत दर, इसे आर एवरेज लिख दे का है, जा समझ जाइएगा। से ये भी खाली लिख दो तभी हो जाएगा, ए से एवरेज हो जाएगा, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू प्रति सेकेंड होता है। बहुत डिस्कशन करना है इस पर, जहाँ जहाँ मोल लिखेगा इतना। और इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र भी लिख लेता है कि औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता बटा में से। और यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं आप। अभिकारक की सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक में आ जाता है मोल। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे प्रति लीटर, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्रति सेकेंड। नोट कर लो भाई, समझ लेना बहुत ध्यान से। एक निश्चित समय में जो अभिकारक की सांद्रता होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और आप यहाँ पर मात्रक में आर का मात्रक याद कर लेना आज, मोल प्रति लीटर। आर सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक चाहे पी हो गया चाहे आर हो गया, मोल प्रति लीटर हमेशा लिखते हैं, ठीक है। और समय का सेकेंड होता है। आर का तो मोल प्रति लीटर, समय का सेकेंड। सही रूप में लिखोगे तो मोल वैसे ही लिखोगे, लीटर ऊपर जाएगा तो प्रति लीटर, सेकेंड ऊपर जाएगा तो प्रति सेकेंड। माइनस जहाँ भी होगा ना उसको प्रति ही पढ़ा जाता है। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो गया औसत वेग। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम औसत वेग कहते हैं। इसे ए एवरेज से प्रदर्शित किया जाता है।
इसका मात्रा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। जहाँ भी माइनस होगा, हालांकि नीचे है, नीचे लीटर है, जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में तो लीटर हो जाएगा, इसीलिए इसको प्रति पढ़ते हैं। ठीक है, प्रति का मतलब होता है नीचे, सेकेंड को भी ऊपर लेके जाएंगे तो प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब लिखो तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग का कहा जाएगा, मीन रेट कहा जाएगा ना, तो लिख लो कम समय में तात्क्षणिक वेग, जिसको आप मीन रेट कहते हैं। बायोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे तो पूरा अंग्रेजी में लिखते चलेंगे, फिजिक्स में भी। ठीक है, लिख लेंगे जब बहुत कम समय में अभिकारक की सांद्रता तथा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बहुत कम समय में उत्पाद की सांद्रता में या अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग तात्क्षणिक वेग कहते हैं। हालांकि इसका भी सूत्र आप लिख सकते हैं, वही होगा तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी सिस्टम होता है। इसका भी मात्रक वही होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तनी घबरा कर नहीं, आराम से पढ़ो इसको। औसत वेग कोई अंतर विशेष नहीं है, औसत वेग में तात्क्षणिक बात है। वैसे भी जो मान लो कि कोई ना कोई एक आएगा, औसत वेग आ जाएगा, तो आप उसमें अगर तात्क्षणिक का याद होगा तात्क्षणिक लिख सकते हैं, या औसत का याद होगा तो औसत तात्क्षणिक आएगा, तो दोनों में से कोई परिवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं आपको। अब हम चलेंगे, आज की अंतिम टॉपिक केमिस्ट्री का रहेगा। देखो हम 1 घंटा पढ़ते हुए टाइम हो ही गया लगभग। किसी रासायनिक अभिक्रिया को हेडिंग आपका रहेगा, अगर आप लिख लिए होंगे तो जी हो गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग के रूप में परिवर्तित करना, कैसे वेग के रूप में आप उसको लिखेंगे, या औसत वेग के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको मिटा दें। चलिए, तो अब हमारे पास एक हेडिंग रहेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग या औसत वेग के रूप में लिखें। किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग या औसत वेग के रूप में लिखें। तो लिख लो कि एनी केमिकल रिएक्शन right for in velocity
और एवरेज वेलोसिटी। कुछ नियम इसके होंगे। नियम नंबर 1 में लिख लेना कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के साथ कोई स्टोइकियोमेट्री गुणांक जुड़ा हो तो उसे हर में लिखते हैं। बस इतना नियम याद रखना, अभी समझ जाएंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्री गुणांक के रूप में कोई अंक जुड़ा हो तो हमेशा वह हर में लिखते हैं उसको, माने हर के अंदर हर में नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसी को हम लोग स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। तो आज हमें इसी के बारे में जानना है। लिख लिए, मैं जो भी अंक जुड़ा होगा, जैसे कोई भी तत्व है उसके साथ जो भी अंक जुड़ा होता है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री गुणांक लिखा गया। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल, हालांकि आज की पढ़ाई की ये अंतिम हेडिंग भी आज है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगा कर लेकर आएंगे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक जो अंक होता है उसी के रूप में हमें कैसे लिखना है, आइए गागे सब लिखने बताएं। चलिए देखिए, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी रिएक्शन लिखे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, ये क्रिया की तो अमोनिया बना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। तो आपको ये रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है ये हाइबर विधि से अमोनिया बनाया गया। पढ़ेंगे भी, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया। लैट्रिन में जाते होंगे, जो महकता होगा सुबह के समय, तो ओढ़नी से आप अपने मुंह को ढकते होंगे, तो अमोनिया गैस ही महकता है। कौन गैस महकता है? बहुत खतरनाक गैस है, ढेर महक लेंगे ये बेहोश हो जाएंगे। कभी कभी देखते होंगे आप, गांव में सुनते होंगे कि लोग लैट्रिन करने के लिए गए, वहीं पर गिर गए, मर गए। अजी जगह महक लेते हैं सब, बूढ़वा लोग ज़्यादा। हमने को बूढ़ होकर हमने को मरल है, लैट्रिन में मरल है, और में लगा डुबा दे का होना। तो हाइएच के साथ ये 3 जुड़ा है ना, 3 तो एकदम ध्यान समझना। तो 3 जुड़ा है तो 3 को स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माने किसी भी तत्व के साथ जो अंक जुड़ा होगा उस अंक को ही हम लोग स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। अमोनिया के साथ ये 2 जुड़ा, इसको भी क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्री। ये शर्मा जी तो नहीं समझी लोगी ना। हाई जानते हैं हमने क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो तो नहीं, नाइट्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख रहे हैं। नाइट्रोजन को भी अभिकारक कहता है, हाइड्रोजन को भी अभिकारक, ये दोनों अभिकारक। जो अमोनिया बना इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आता है। नाइट्रोजन क्या कहोगे? हाइड्रोजन क्या होगा? जो बना उसको क्या कहेंगे? उत्पाद। अब हम लोग को वेग के रूप में लिखना है, और अभी आप वेग के रूप में क्या लिखें? अगर कोई अभिकारक होगा तो माइनस लगा के लिखेंगे। काहे लिखते हैं? ताकि समय के साथ में उत्पाद में बदलता है, इसकी मात्रा कम होती है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों आपका क्या है? अभिकारक है। और जो अमोनिया है क्या है? उत्पाद है। तो जब आप अभिक्रिया के वेग के रूप में, अभी वेग पढ़े थे ना, अभिकारक की सांद्रता बटा समय, तो अभिकारक की सांद्रता अगर इसको लोगे तो माइनस डेल्टा लगा करके तब लिखिएगा। परिवर्तन की बात हो रही है, डेल्टा N2 और बटा में डेल्टा T। ओके, हर में कुछ ना लिखा है, कहाँ आगे कुछ बाना। लेकिन जब हाइड्रोजन के रूप में लिखेंगे तो माइनस
डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H2 और बट्टा में 3 गुना डेल्टा T। 3 आ जाएगा बट्टा में। 3 किस में आ गया? क्योंकि 3 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है और जो गुणांक होता है वो बट्टा में आ जाता है। अभी आप एक लगाएंगे भी यहाँ, और जब उत्पाद के रूप में लिखेंगे तब डेल्टा NH3 और बट्टा में 2 गुणा डेल्टा T। चाहे वो अभिकार्य के लिए बात करिए चाहे उत्पाद के लिए बात करिए, जो भी माने आपके साथ जुड़ा होगा उसको जो अंक जुड़ा होता है उसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, और ये बट्टा के रूप में आ जाता है। किसके रूप में आ जाता है? बट्टा के रूप में आ जाता है। जो आपका NH3 देख रहे हैं इसमें जो अंक जुड़ा होगा किसके रूप में आ जाएगा? बट्टा के रूप में। तो हम आपको बता दें क्या इसके बारे में थोड़ा सा? चलिए, तो अगर इसको मैं कहूँ कि अभिक्रिया का वेग के रूप में लिखो, पहले इन दोनों को लिखते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग का होगा माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा N2 बटा डेल्टा T, डेल्टा N2 बटा डेल्टा T, ये अभिक्रिया का वेग होगा। इसके लिए भी लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल्टा H2 बटा डेल्टा T। अभिक्रिया का वेग भी लिखेंगे तो माइनस डेल्टा H2 बटा डेल्टा T। अगर उत्पाद के लिए लिखेंगे ये वाला तो अभिक्रिया का वेग, हाँ तो लिख लीजिए 3 क्या करना। अभिक्रिया का वेग लेकिन किसके लिए लिखेंगे? उत्पाद के लिए, तो प्लस लगा के लिखिएगा डेल्टा NH3 बटा में 2 इंटू डेल्टा T। सबका मात्रक वही होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो समझ गए ना? ऐसा समझ आया? माने इसको लिखोगे तो जैसे है वैसे ही लिख देना है, डेल्टा लगा के लिखेंगे। लेकिन इसको लिखोगे तो जो 3 देख रहे हो बट्टा में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था इसलिए बट्टा में नहीं आया, लेकिन इसमें 3 है बट्टा में, इसमें 2 है बट्टा में। अच्छा, अभी एक लगा के दिखाइए तो देखते हैं कि आप लोग कैसे लगाते हैं। लिख रहे सब लोग, रुकइबे करिए।